नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी को आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है समांतर माध्य से रिलेटेड। तो आपको सबसे पहले तो टेबल बनानी होगी, ठीक है। एक तरफ लिखना होगा, जैसे यहाँ पे एक पद लिखना है, ठीक है। उसके बाद वारंवारता, ठीक है, क्या लिखना हो, वारंवारता। एक कॉलम और अपने मन से करना होगा। तो ठीक है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना है कि कितने कॉलम करने होंगे, 3 कॉलम आपको करने होंगे, ठीक है। तो कितने कॉलम करने होंगे, 3 कॉलम आप लोगों को बनाने होंगे स्वयं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, जो पद होता है ना, पद, उसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, बारंबारता एफ, और ये जो थर्ड कॉलम होता है वो एफ इंटू एक्स या एफ एक्स, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। तो पहला पद मतलब पहला कॉलम पद, दूसरा बारंबारता, तीसरा अपने मन से करना है एफ एक्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पद क्या दी, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। और यहाँ पे बारंबारता कितनी दी, 3, 4, 2, 2, 6, 8। अब इसमें क्या करना होगा, थर्ड कॉलम में यहाँ पे गुणा करके लिखना है। 4 गुणे 3 कितने हो जाए, 12, 6 गुणे 4 कितने हो जाए, 24, और यहाँ पे 8 गुणे 2 कितने हो जाए, 16, और 10 गुणे 2 कितना हो जाए, 20 हो जाएगा, और 12 गुणे 6 कितना हो जाए, 72, और 14 गुणे 8 हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिग्मा एफ निकालना होगा, इसको जोड़ना होगा। जोड़ेंगे तो 8 2 10, 6 16, 16 4 20, और 3 2 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, इन सबको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जोड़ेगा 6 4 10 तो 12, 2 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो 1 हासिल हो जाएगा, तो 1 1 2, और 2 4 5, 2 7, 7 और 7 कितने, 14, और 1 15 हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 256 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स कितना है, 256 आया। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। तो समांतर माध्य इक्वल टू आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, जब तक आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो एफ एक्स का मान कितना है, 256 आया, कितना है, 256 आया, और बटे एफ कितना है, 25 है, 25 है ना। 25 का 256 भाग करेंगे तो ये 10 बार जाएगा पहले। तो 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250, और बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब 6 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, फिर कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, तो 25 चौको 100, ठीक है। तो आपका 10.24 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किन्हीं, कह रहे कि किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वृत्त बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। आपको देखो स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भरना है, ठीक है। पटरी प्रकार की सहायता से ये बन पाएगा। तो प्रकार में क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर दूरी भरनी है, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर दूरी भर के आपको क्या करना है, एक सर्किल खींचना है, एक वृत्त खींचना है इस टाइप से, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु मान लेंगे कितना है, ओ है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ से वृत्त का केंद्र हो गया, और केंद्र से इधर आप 6 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिएगा, पी पॉइंट, ठीक है। और ये दूरी कितनी रहेगी आपकी, 6 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। अब देखो 6 सेंटीमीटर दूरी रहेगी, और यहाँ पर आपको लेना है पी बिंदु लेना है। अब हमें क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, ठीक है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। और एक चाप इधर लगाना है, और वही दूरी लेके यहाँ पे चाप लगा देना है, ठीक है। अब दूरी चेंज नहीं करना है, प्रकार की नोक को इधर रखना है, इधर से इस चाप को काटना है, और इधर से इस चाप को काटना है। ये दोनों चाप, ठीक है, कट जाए तो क्या हुआ, आपको इन दोनों से होती हुई डॉट डॉट लाइन खींच देनी है इस टाइप से, ठीक है। और इसका कोई पॉइंट मान लो, एम मान लो, या कुछ भी मान लो, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया, क्या मान लिया, एम मान लिया पॉइंट, क्लियर हुआ। इतना काम करने के बाद आप लोग क्या करें, प्रकार को यहाँ पे रखना है, और ये त्रिज्या लेके एक सर्किल खींच देना है इस टाइप से, ठीक है। ये जो सर्किल होगा इसके केंद्र से होके जाएगा, ठीक है। अगर केंद्र से होके नहीं जा रहा तो आपका जो ये लंबरदक किया है ये गलत होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, यहाँ से ये जो सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, छोटे सर्किल को जहाँ पे काट रहा है वहाँ से लेकर पी बिंदु तक आपकी ये लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन खींच देंगे इस टाइप से,
तो इनको नाम दे देंगे ए और बी दे देंगे। तो इस तरह से आपकी पी ए और पी बी क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। क्या है, पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर दिया गया, ठीक है, आपका कह रहा है कि ठीक है जो कोष्टक लगा है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गुणनखंड दिए गए, कह रहे गुणनखंड और बी बराबर इतना दिया और ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन कह रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान, तो सबसे पहले आपका ए बराबर जो दिया गया, ए बराबर दिया गया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके क्या कह रहे हैं, गुणनखंड की बात करो तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड, अब देखो 6 के गुणनखंड करने 5 लाना है तो 3 गुणे 2 कर लो, 3 गुणे 2 करेंगे 6 हो जाएगा और 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना है देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से ना गए तो कोष्टक लगा लेना, कोष्टक 3x प्लस 2x, क्योंकि 3 और 2 जोड़ेंगे तो तभी तो 5 बनेगा। तो क्योंकि देखो जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है तो अंदर गुणा करना होगा, तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। अब देखो इसमें से देखो क्या कॉमन आएगा, x, तो x माइनस 3 बन जाएगा, माइनस का 2 तो x माइनस 3। अब इन दोनों में देखो सेम संख्या आ गई, तो आपको क्या करना है, एक कोष्टक में x माइनस 3 दूसरे में x माइनस 2। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके गुणनखंड क्या हुए, इसको हम लिखना है x माइनस 3 और x माइनस 2। क्लियर, ये आपका एक बन गया समुच्चय, सेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो v बराबर आपका क्या कह रहा है, v बराबर आपसे कह रहा है तो x प्लस 2 और x माइनस 3। क्लियर हुआ। तो आपसे सबसे पहले एक तो पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन वी और ए यूनियन वी। और देखिए समुच्चय जो चैप्टर है पूरा आप लोग कंप्लीट करा चुका हूँ, सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। और जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप लोग पहले पीछे की क्लासें कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, सारे फॉर्मूले करवा चुका हूँ, साधारण व्याज चक्रवृद्धि आज बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप लोग पहले उनको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आप लोगों को बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़, जैसे दो समुच्चय दिए गए आपके ए और बी, अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आएगी वो होती है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो x माइनस 3। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको तो लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं आएगी उसको भी लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन वाले लिख लो, कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, और कॉमन क्या नहीं आ रहा है, x माइनस 2 नहीं आ रहा और x प्लस 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है कि सारी चीज़ें लिखनी, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको भी लिखना है, जो नहीं आएगा उसको भी लिखना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका हो जाएगा x माइनस 3 और ए यूनियन बी का हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिएगा। आपको देखो क्वेश्चन दिया और यहाँ पे कह रहे हैं देखो -3/2 का स्क्वायर और होल पावर -3 दे रहा है। ठीक है, होल पावर कितनी दे रहा है, -3 दे रहा है। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है। अब देखो माइनस की पावर कितना दिया है, 2 दिया है, और आप लोग ध्यान रखें माइनस जैसे यहाँ पे कहीं पे दिया है -4 की पावर 2, तो आपको देखो ध्यान रखना है अगर पावर सम है, पावर कैसी सम है, तो ये माइनस चिन्ह किस में बदल जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखो 4 की पावर 3 दे दिया जाता है तो यहाँ पे कितना होता है 64, लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाता है माइनस, क्योंकि देखो 3 का मतलब ये होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार करना है, तो ये 64 हो जाएगा। लेकिन पावर कैसा है, विषम है, तो विषम है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, ये चीज़ रख रहे हैं। पावर सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन पावर कैसा है, सम है, तो ये प्लस में बदल जाएगा और ये -3, और ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था। देखो यदि x/y आपको दिया जाए, यदि x/y और यहाँ पे पावर जैसे m दे दिया गया, x/y पावर m दिया गया, तो आप लोगों को क्या करना है, अंदर वाली संख्या पलटनी है, तो y/x कर दो, तो यहाँ पे पावर का जो चिन्ह है ना वो बदल जाएगा। तो इधर प्लस का m है तो उधर कैसा हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा, अंदर वाली संख्या को पलटने पर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे क्या करना है, अंदर वाली संख्या पलट दो, तो ये -3 है तो किस में बदल जाएगा, प्लस के 3 में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 और ये पावर हो जाएगी 3। अब देखो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी तरह 9 का क्यूब मतलब कितना है, 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा 64/729 हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या दी गई, कह रहे कि 1 लाख से बढ़कर कह रहे 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो कह रहे कि वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। आपसे दर पूछेंगे तो शहर की जनसंख्या कितनी दी गई, ठीक है। तो जनसंख्या एक तरीके से हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे, देखो जनसंख्या 3 वर्ष बाद बढ़ के हो रही है, तो इसको हम लोग चक्रवृद्धि का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि का फॉर्मूला जो होता है ए बराबर पी और आपको होता है 1 + r/100 पावर n, ठीक है। ये फार्मूला होता है ए बराबर पी और 1 + r/100 पावर n। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि जो वृद्धि होती है ना वो वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है। ये सीधा रखना है। तो वार्षिक वृद्धि होती है तो मतलब ये होगा जैसे आपकी पहली साल 10% है तो यहाँ पे 10% वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगी, फिर दूसरी साल भी 110, ऐसे करके। तो एक तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि वाला क्वेश्चन आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो पहले जनसंख्या कितनी थी आपकी, ठीक है, ये वैल्यू थी आपकी कितने 60 है ना, लगभग 10 लाख, ठीक है। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या थी और 10 लाख की जगह 11,57,625, 11,57,625 हो जाती है। तो हो जाती है तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा एक तरीके से। ए बराबर आपकी दी 11,57,625 और पी बराबर कितना दिया है आपकी, ये वैल्यू दी गई। क्लियर है। तो इसको क्या करना है आपको 100 यहाँ पे रखना है और n बराबर या t बराबर आपका कितना दिया, 3 वर्ष दिया गया। t बराबर कितना दिया, 3 वर्ष। समय कितना दिया, 3 वर्ष दिया। तो यहाँ पे t लिख लो या n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो n भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे a की जगह ये वैल्यू रखनी है 11,57,625 और p की जगह ये वैल्यू रखनी है, ठीक है आपको। और यहाँ पे 1 + r/100 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी का मान कितना है, 3 वर्ष है तो 3 हो जाएगा। क्लियर। आर का मान आपसे पूछा गया तो ये बट्टे में आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको लिखना है 11,57,625 बट्टे 1 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं आपको, 6 जीरो लगाने हैं, इक्वल टू कितना है 1 + आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो 5 से काटो। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 का भाग करेंगे 2 बार, 10 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 5 × 5 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 5 बार 25 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 25, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 कितना है 5 दूनी 10 और इधर 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। कितने जीरो आ जाएंगे, 5। अब देखो फिर इसमें इकाई का अंक 5 है तो 5 से चला जाएगा, तो 5 को 20 और इसके पीछे 4 जीरो आ जाएंगे। तो 5 से इसमें फिर से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 31 हो जाएगा और 6 बार 5 का 30, तो 5 × 15 0 55 25 हो जाएगा। फिर देखो 5 से चला जाएगा तो 8 बार, तो 5 8 40 800, वो 8000 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 × 45 हो जाएगा, एक बचेगा 13 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 3 बचेगा 30, 5 × 30 5 × 5, तो ये जो टोटल आएगा, ठीक है, 9,261 बट्टे कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा और इक्वल टू 1 + r/100 पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब देखो 9,261 का मतलब क्या हो गया, ये 9,261 ये 21 का क्यू हो जाएगा। देखो 21/20 का होल क्यू इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 + r/100 क्यू हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 21/20 इक्वल टू 1 + r/100, ठीक है। तो इसका देखो क्रॉस गुणा करना है तो 21/20 बराबर 100 + r/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे देखो क्रॉस गुणा करना होगा आपको, 5 का इधर क्रॉस आएगा तो यहाँ पे देखो 21 और ये हो जाएगा 100 + r/5, तो 5 का गुणा करेंगे 105 इक्वल टू 100 + r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखो 100 इधर आएगा तो 105 - 100, तो r इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपका दर पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दीवार की लंबाई कह रहा है 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा मोटाई कह रहा है 33 सेंटीमीटर है, तथा कह रहा है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई कह रहा है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो ईंट की लंबाई सेंटीमीटर में, ये दोनों आपकी लंबाई किस में दी, मीटर दी, तो इन दोनों को भी किस में बना लेना, सेंटीमीटर बना लेना, ठीक है। और हम लोग क्या पूछा गया, कुल ईंटों की संख्या, तो यहाँ पर आपको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कुल ईंटों की संख्या, ठीक, कुल ईंटों की संख्या इक्वल टू डायरेक्ट आप लोगों को लगाना है, ध्यान रखना है। तो आपका देखो यहाँ पे 5 मीटर कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 5 मीटर कह रहे हैं, तो 5 मीटर का हो जाएगा यहाँ पे 500 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3.5 मीटर कह रहे हैं, अब 3.5 मीटर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर बनाना है तो इसको 100 का गुणा करना है, एक जीरो से पॉइंट खत्म, तो ये हो जाएगा 350, तो ये हो जाएगा 350 गुणे कितना है 33 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 25
गुणे 10 और 7.5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 25 से काटेंगे 2 बार, 25 दूनी 50, 20 हो जाएगा। और देखो 10 से 0 काट दो, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट रिटर्न है तो यहाँ पे आप लोग समझो, यहाँ पे 2 350 गुणे 33 गुणे 10 बट्टे कितना है 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक अंक बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा दिया, मतलब 10 बढ़ा दिया ऊपर, ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटाने की जब भी बात आए तो आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन जीरो बढ़ाना होता है। जैसे नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाना है, ऊपर का हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ा देना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, 5 से काटूँ तो 5 से जब इसको काटेंगे तो ये 7 × 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका 5 से काट दो, चाहो तो 5 से काटेंगे, यहाँ पे आपका ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 कितना है 4 और 11 चौको 44 हो जाएगा, 44 × 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 7 चौको 28 2 7 चौको 28 2 30, ठीक है। 3080 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह रहे हैं 4:5:6 का अनुपात है, कह रहे कि 960 घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ की मापें ज्ञात कीजिए। तो आपका माप का दिया लंबाई चौड़ाई और कह रहे हैं ऊंचाई दी 4:5:6, ठीक है। तो L = आपको हो जाएगा 4x और V = हो जाए 5x और H = आपको हो जाए 6x हो जाए, ठीक है। तो आपका देखो आयतन दिया, तो आप लोग ध्यान रखें घनाभ का आयतन क्या होता है। फार्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला तो याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। घनाभ का आयतन और सारी देखो ये क्षेत्रफल आयतन सारी क्लासें करवा चुका हूँ और सारे फार्मूले लिखवा चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। घनाभ का आयतन = क्या होता है, L × V × H हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई हो जाता है। अब आयतन कितना दिया आपका, आयतन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 960 और इसका दिया है देखो लंबाई दी 4x 5x और ये हो जाए 6x, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा। तो 960 और यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो कितना है 120x³ हो जाएगा। 0 से 0 12 से काटेंगे तो 8 बार, x³ बराबर कितना है 8 हो जाएगा। तो x³ बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब, तो कैंसिल कर लो, x बराबर कितना है 2। अब x 2 आया तो यहाँ पे देखो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 4 × 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 × 2 कितना है 10 हो जाएगी और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 6 × 2 कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ से कानपुर की दूरी और कह रहा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात इतना दिया गया। कह रहा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 मीटर है, तो कह रहा है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो लखनऊ से कानपुर की यहाँ पे दिया, देखो लखनऊ से आपकी दी गई, लखनऊ से कानपुर, ठीक है। क्या दी, लखनऊ से कानपुर और अनुपात किसका दिया, लखनऊ से इलाहाबाद। क्या दिया गया, लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है। ये कह रहा है देखो लखनऊ से कानपुर 3:8 दिया गया, ठीक है। लखनऊ से कानपुर कितना दिया, ये अनुपात में दिया लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद की 3:8 के अनुपात में दूरी दी गई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है लखनऊ टू कानपुर यहाँ पे हो जाएगा 3x और लखनऊ टू इलाहाबाद, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझो यहाँ से देखो हिंदी में आप लोग लिखना है, शॉर्ट में लखनऊ लिखा है, के का मतलब कानपुर हो जाएगा। देखो लखनऊ टू कानपुर देखो क्योंकि अनुपात को ख़त्म करना है तो आप लोगों को बताया था कोई कांस्टेंट संख्या से गुणा करना होगा, ठीक है। 3x हो जाएगा और लखनऊ टू इलाहाबाद कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और आपसे कह रहे हैं देखो लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी कितनी कह रहे हैं 200, लखनऊ से इलाहाबाद, तो लखनऊ से इलाहाबाद की कितनी है 8x = कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कटेगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा, लखनऊ से कानपुर, ठीक है, लखनऊ टू कानपुर या तो ऐसे लखनऊ से कानपुर की दूरी, ठीक है, पूरी लिख लो, यहाँ पे लखनऊ लिखना है, ठीक है। लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है 3x, तो अब 3x का मान कितना आया था 25 दिया 75 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 रुपये को 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अनुपात दिया गया 3x, वो 3 रेशियो कितना दिया 4 दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x, 4x हो जाएगा। देखो कुल वैल्यू कितनी दी 35, तो कुल करो यहाँ पे 4 और 3 7 = कितना है 35 हो जाएगा, तो ये 5 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो पहला भाग निकलना है
3 × 5 कर लो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 4x 4 × 5 करो कितना है 20 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 31। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1000 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। देखो यहाँ पे साधारण चक्रवृद्धि की बात नहीं कर रहा, तो हम लोग साधारण ब्याज लगाएंगे। तो मूलधन इक्वल टू कितना दिया, मूलधन दिया 1050 रुपये और दर कितनी देगी 2% और समय कितना दिया गया 6 वर्ष दिया। कितना दिया 6 वर्ष। और इसका क्या पूछा, मिश्रधन पूछा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो अभी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो मूलधन कितना है 1050 है, दर कितनी है 6, वो 2% है, 2% दर है, समय कितना है 6, बटे कितना है 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दी। अब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, तो 5 से काटेंगे तो 5 दिन 21 हो जाएगा। अब 21 गुणा 6 करेंगे तो 6 रहेगा, 6 126 आएगा। कितना आ जाएगा 126। आपसे क्या पूछा, मिश्रधन। तो मिश्रधन इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद नहीं है तो नोट कर लें। मिश्रधन इक्वल टू आपका क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस दर, ठीक है, वो सॉरी मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन में क्या करना है, ब्याज को ऐड कर देना, तो वो क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो मूलधन कितना था आपका 1050 रुपये, 1050 में 1000 वो 126 ऐड करो, ब्याज कितना है 126 और मूलधन कितना था 1050, तो 1050 में 126 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका बनेगा आपका 1176 रुपये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मिश्रधन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का कह रहे कि 6% वार्षिक ब्याज जो कह रहे हैं मिश्रधन ज्ञात करो। देखो मूलधन कितना दिया है, यहाँ पे मूलधन आपको लिखना है, मूलधन इक्वल टू 25 रुपये दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो दर कितनी दी 6% दे रहा है, 6% और समय कितना दिया, समय दिया आपका 2 वर्ष 6 माह। ठीक है, 2 वर्ष 6 माह को इसको भी बनाना पड़ेगा, 12 का भाग करके 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 5/2 वर्ष। कितना हो जाएगा 5/2 वर्ष। क्लियर, कितना हो जाएगा 5/2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ऐसा ही इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया था PRT/100। देखो शॉर्ट में ये फॉर्मूला है, P का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिया गया आपका 25 रुपये, दर कितनी दी 6, समय कितनी दी 5/2 और बटे कितना है 100। अब देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 3, तो यहाँ पे देखो 25 × 3 कितना है 75, 75 × 5 कर लो, 5 × 5 कितना है 25 हो जाएगा। चलो 5 × 5 कितना है 25 हो जाएगा 2, और 5 × 7 कितना हो जाएगा 35 और 2 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, 375 रुपये। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ रहा है 375। लेकिन आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज नहीं पूछा, मिश्रधन पूछा। और अभी आपको मिश्रधन का फॉर्मूला बताया था ना, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। मूलधन कितना है आपका 25 रुपये, कितना है 25 रुपये मूलधन और 375 रुपये ब्याज, तो 25 3 2875 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कह रहे हैं 575 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिश्रधन दिया गया, ये क्या दिया मिश्रधन दिया, मिश्रधन इक्वल टू आपका दिया गया 575 रुपये दिए गए और दर कितनी कह रहे हैं 5 वर्ष, वो 5% कह रहे हैं और समय कितना कह रहे हैं 3 वर्ष कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं 3 वर्ष कह रहे हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, फार्मूला आपको हो जाए मूलधन इक्वल टू मिश्रधन, क्या होता है मिश्रधन गुणे दर वो 100 बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय प्लस 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना। जब भी देखो मिश्रधन दिया जाए और मूलधन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। मूलधन इक्वल टू क्या होता है मिश्रधन गुणे 100 और बटे क्या हो जाए दर गुणे समय प्लस 100। ठीक है, ये चीज़ रखते हैं। अब देखो मिश्रधन कितना दिए 575 गुणे कितना हो जाए 100 हो जाएगा। अब दर कितनी दी गई 5 और गुणे 3 प्लस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 575 गुणे 100 और 5 गुणे 3 15 प्लस 100। ठीक है, तो 15 प्लस 100 मतलब हो जाएगा 575 गुणे 100 और देखो 15 प्लस 100 कितना हो जाएगा 115, 115 का जब भाग करोगे तो 5 बार जाएगा और 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए और यह भी बताइए प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। तो देखो प्रतीकात्मक सूत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू ए बराबर पी और यहाँ से आपको हो जाता है 1 + R/100 पावर n। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है।
ठीक है। पावर n समझ लो या t समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पावर t या n, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, a इक्वल टू हो जाता है अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। इनका अर्थ भी लिखने को कह रहा है, ठीक है, केवल फॉर्मूला नहीं लिखना है। p का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है मूलधन। r का मतलब हो जाएगा रेट मतलब हो जाएगा दर। और n देखो n या t कुछ भी लिख सकते हैं, n या t लिख लो, इसका मतलब हो जाएगा टाइम, t लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, ये हो जाता है सम, ठीक है। तो प्रतीक का भी अर्थ लिखने को कह रहा था, तो ये सारी आपके देखो ये तो फॉर्मूला रहेगा और ये प्रतीकों का अर्थ रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, मूलधन कितना दिया, यहाँ से आपको समझना हो, मूलधन दिया गया आपका 5,000 रुपये। कितना दिया, 5,000 रुपये। और दर कितनी देगी, 10%। और समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। कितना दिया, 3 वर्ष दिया है। और देखो आपसे क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो देखो CI इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको लिखना है। CI इक्वल टू आपको हो जाता है P 1 प्लस r बटे 100 पावर t माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जिसमें हम लोग अमाउंट ज्ञात करते हैं, तो a बराबर क्या होता है p और 1 प्लस r पावर t, ठीक है। ये फॉर्मूला a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r बटे 100 पावर t हो जाता है। ये हो जाता है आपका मिश्र धन ज्ञात करने का, ये होता है डायरेक्ट ब्याज ज्ञात करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, अब मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया 5,000 रुपये, तो 5,000 लिखना है। और यहाँ पे क्या दिया, 1 और दर का मान 10 बटे 100 पावर t माइनस 1, 0 से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस ये 1 बटे 10 पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 10 का क्रॉस गुणा करना है, तो 10 एकम 10 और 1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 5,000 और ये हो जाएगा 11 बटे 10 का होल क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 और यहाँ पे देखो 11 का क्यूब 1331 बटे 1,000 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब देखो इसका क्रॉस गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5,000 कितना हो जाएगा, 5,331 बटे 1,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 गुणे 331 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1 करेंगे तो कितना है 5, 5 गुणे 3 15, 1 हो जाएगा, 5 गुणे 3 15 और 1 16, ठीक है। 1655 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका, देखो मूलधन कितना दिया गया 1,000 रुपये, कितना दे रहा है 1,000 रुपये, और दर कितनी दे रहा है आपकी 10% दे रहा है, और समय कितना दे रहा है 2 वर्ष दे रहा है। कितना दे रहा है 2 वर्ष दे रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, CI इक्वल टू क्या होता है P और यहाँ पे 1 प्लस r बटे 100 पावर t और माइनस 1, ठीक। ये फॉर्मूला हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया 1,000 रुपये दिया, और यहाँ पे आपका दिया गया 1 दर 10 बटे 100 पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पे 1,000 और ये हो जाए 10 एकम 10। देखो यहाँ से आप लोग समझो, एक स्टेप बढ़ा दूँ, एक ये स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि आपका देखो 0 से 0 कटेगा 1 बटे 10 और 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा 1,000 और ये हो जाएगा 11 बटे 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 1,000 और यहाँ पे हो जाएगा 121 बटे 100 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस गुणा करना है, तो 1,000 और ये हो जाएगा 121 माइनस 100 बट्टी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1,000 और ये बनेगा 21 बटे 100, 1 2 0 से 0 कैंसिल, 210 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीय बैंक में कह रहा है 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद कह रहे कुल कितने रुपए मिलेंगे, कह रहे बैंक 8% वार्षिक ब्याज देता है। तो देखो यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया, आप लोग समझो, मूलधन दिया गया आपका 5,000 रुपये, कितना दिया 5,000 रुपये, और समय कितना दिया 2 वर्ष के लिए जमा किया, और दर कितनी दी गई 8%। तो आपसे कह रहे हैं कि देखो यहाँ से समझ रहे हैं, कह रहे कुल
कितने रुपए, 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे। मिलेंगे का मतलब आपका हो गया मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है, ठीक है। और कैसे दे रहे हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक में दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मिश्र धन पूछा गया। तो मिश्र धन का आपको फॉर्मूला बताया था, A बराबर P और 1 + R/100 पावर T, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मिश्र धन का डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। मूलधन कितना दिया है आपका? 5,000 रुपये दिया, 5,000 रुपये। और एक दर कितना दी गई? 8/100। और समय कितना दिया? 2 वर्ष। तो 4 से काटो 2 बार, और ये 4 से काटेंगे कितना कटेगा? 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5,000 और 1 + 2/25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो 5,000 25 गुणे 1 करेंगे 25 + 2 27/25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5,000। 27 का वर्ग कितना होता है? 729 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का 625, 25 का भाग करो 625 बार, और इसमें करेंगे तो 25 दूनी 50, मतलब 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा 200, 729 बट्टी कितना हो जाएगा? 25। अब 25 से फिर काट दो, 8 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 8 × 729 करना है, 8 × 729। तो 9 × 8 कितना है? 72, 7 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 7 23 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 × 8 कितना है? 56, और 2 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5,832 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंकों के कार्य बताइए। देखो आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक। तो आप लोग धर के कह रहे हैं बैंकों के कार्य बताइए। तो आप लोगों को पता होगा, भली बात आप लोग जानते होंगे कि बैंकों के कार्य क्या होते हैं। कह रहे लोगों से पैसा जमा कराना, ठीक है। कह रहे ज़रूरतमंदों को ऋण देना, लोन देना, ठीक है। बैंक से हमें क्या होते हैं, अगर ज़रूरत है तो लोन ले सकते हैं। कह रहे चेक ड्राफ्ट से भुगतान कराना, ठीक है। कह रहे पैसे का लेन देन सुरक्षित रखना, ठीक है। कह रहे मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवा प्रदान करना, विदेशी मुद्रा का लेन देन, बचत को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या हो जाती है? बैंकों के कार्य हो जाते हैं। तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक आध पूछ देते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं। सामान्य लोगों, एक तो होता है देखो बचत खाता। देखो सेविंग अकाउंट क्या होता है कि सामान्य लोग पैसे जमा करने के लिए, ठीक है। सामान्य देखो नॉर्मल क्या होता है, ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं। क्या होता है, बचत का जो भी पैसा होता है वो जमा कर देते हैं, उस पर बैंक क्या करती है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो बचत खाते पर हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ठीक है। बचत खाते पे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक होता है चालू खाता, करंट खाता, ये व्यापारियों के लिए होता है। देखो व्यापारियों के लिए ये होता है, ये व्यापारियों के लिए मतलब ये होगा कि व्यापारी लोग डेली कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखो सेविंग अकाउंट में डेली लेन देन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है उसमें डेली लेन देन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। ब्याज नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता है, तो आपका चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है उस पर ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट पे आपको ब्याज मिल जाएगा, ये चीज़ रखना है। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। ये होता है निश्चित समय के लिए क्या होता है, राशि जमा की जाती है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया जाता है, जैसे 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए ऐसे करवाया जाता है। जैसे कोई पैसा है, बोला गया 20 वर्ष के लिए जमा करो, डबल हो जाएगा, जैसे 10,000 जमा करो 20,000 हो जाता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है। आवर्ती जमा होता है, एक तो कह रहे कि हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है, ठीक है। जैसे आपकी किस्त टाइप में क्या होता है कि हर महीने 500 रुपये, बीमा नहीं होता है, बीमा पॉलिसी, उस टाइप से हर महीने 500 रुपये जमा करके, ठीक है, आवर्ती जमा का अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे अल्पवयस्क खाता होता है 18 से कम आयु वाले, ठीक है, व्यक्तियों के लिए होता है। अल्पवयस्क खाता किसके लिए होता है? 18 से कम आयु वाले व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन फिर भी उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष का होना आवश्यक है। 12 साल से नीचे का अकाउंट नहीं खुलेगा, न्यूनतम कितना होना चाहिए? 12 साल का तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट कह रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, अथवा कह रहा है कि वाहक चेक किसे कहते हैं। आपको देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वाहक चेक किसे कहते हैं। देखो एक तो आपका ध्यान रखना है कि चेक आपके 5 टाइप से हो जाते हैं। एक तो होता है आदेश चेक, कह रहे हैं कि जिसमें कह रहे किसी एक व्यक्ति को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। आदेश चेक का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं वाहक चेक।
अब देखो आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वाहक चेक, कह रहे वाहक चेक होता है कि जो कोई भी ले जाए उसे भुगतान होता है। वाहक चेक मतलब क्या होता है कि आप देखो इसमें क्या होता है कि आदेश चेक का मतलब होता है किसी व्यक्ति के नाम से चेक काटा जाता है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के नाम से चेक काटा जाए उस व्यक्ति को ही पैसा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि चेक लेके जाए, कोई भी व्यक्ति चेक लेके जाए उसको पैसा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वाहक चेक हो जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति लेके जाए पैसा निकाल सकता है, ठीक है, मिल जाएगा। अब क्या होता है अवरुद्ध क्रॉस चेक, करें कि सीधे खाते में जमा होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये क्रॉस चेक दिया जाता है तो मतलब सीधे किसी अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, किसी के हाथों में कैश नहीं दिया जाएगा, सीधा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस चेक या अवरुद्ध चेक। कह रहे स्व चेक होता है जब खाता धारक खुद भुगतान ले, ठीक है। खाता धारक क्या होता है, खुद भुगतान करता है तो स्व चेक होता है, ठीक है। स्वयं चेक के माध्यम से पैसे निकाल सकता है। कह रहे भुगतान योग्य दिनांक चेक, कह रहे विशेष दिनांक पर ही वैध होता है, ठीक है। विशेष दिनांक मतलब क्या होता है कि जैसे 14 तारीख दी तो 14 तारीख को ही भुगतान होगा अगर चेक में पड़ा है, तो ये होता है कि भुगतान योग्य दिनांक चेक, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिया गया, कह रहे दिया log 2 इक्वल टू इतना वैल्यू, log 3 इक्वल टू इतना, और आपसे कह रहे हैं कि 648 पावर 5 में कह रहे अंकों की कह रहे संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मान पूछा गया है, ठीक है। और लॉगरिथम के द्वारा आपको ज्ञात करना है। आपसे क्या कह रहे हैं 648 की पावर 5, 648 की पावर कितना कह रहा है 5 कह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, लॉग लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा 648 की पावर 5। तो देखो आप लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक तो फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा लॉग m की पावर n, तो n log m बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है n की पावर m क्या हो जाएगा n log m, जो पावर होती है वो आगे आ जाता है, ठीक है। दूसरा ये याद करना पड़ेगा log m दूसरा ये याद करना पड़ेगा log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। इसी ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 है ना तो वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 log 648 हो जाएगा, ठीक है। अब 648 से आप लोग फैक्टर बनाओ, 2 से काटो, 2 से काटेंगे 3, 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 6, फिर 2, फिर 2 से काटेंगे 8, 1 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से 3, फिर 1, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 log, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। यहाँ पे देखो अब इसमें फिर फार्मूला लगेगा, इसको मान लो m और ये मान लो n, ठीक है। क्या बन जाएगा log m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा log m प्लस n, अभी बताया था log m प्लस n, तो यहाँ पे log 2 की पावर 3 और प्लस log 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इतना तो हो जाएगा, m इंटू एन लग गया, ठीक है। m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n। अब उसके बाद यहाँ पे log m पावर n लगाओ, ये वाला 3 आगे, इसका 4 आगे हो जाएगा, ठीक है। तो 5, तो यहाँ पे 3 log 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 log 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, इसको हटा दे रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आप लोग इसका मान दिए 3 गुणे log 2 का मान कितना दिया है, ये दिया 0.3013 प्लस 4 गुणे log 3 का मान कितना दिया 0.47712, ठीक है, ये देंगे। तो देखिए इसका क्या करना है, आपको गुणा करना होगा, 3 का 3 हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का 1 हम 3, 0 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका करना है 4 7 7 1 2 में 4 का गुणा करना है, तो 4 गुणे 2 8, 4 गुणे 1 4, 4 7 28 2, 4 28 2 30 हो जाएगा, 4 4 16 3 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट कितने अंक, तो 5, तो यहाँ पे 5 अंक, तो 1.9084 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर। अब देखो इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे आपको हो जाए 1.90848, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, और संख्या लिखो यहाँ पे 90 और कितना दिए गए 39 दिए गए। अब इसको आपको ऐड करना होगा, तो 8 आएगा, 9 4 13, 1 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11 और 1 12, और यहाँ पे जुड़ेगा 1 पूरा हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, 1 हासिल 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा देखो 5 गुणे 2.81238 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 8 करो कितना है 40 हो जाएगा, 4 और 5 दिए 15 और 4 कितना है 19, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 1 11, 1 बनेगा, 5 5 1 6, 5 गुणे 8 40 हो जाएगा, 4 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। तो इसका आंसर है 14.06190, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग को प्रूव करना है ये चीज़, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बोलते हैं हम लोग LHS,
ठीक है, और ये होती है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम लोग सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो LHS कौन सी है, 5 log 3 माइनस का log 9, ठीक है। ये देखिए, अब देखो यहाँ पे 5 log कितना दिया, 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 3 का वर्ग लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हो जाए, 9। और लोग अभी आपको बताया तो log m घात n कितना है, n log m होता है। क्या होता है, n log m, ठीक है। तो जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी, तो 5 log यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 आगे आएगा तो log 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से log 3 कॉमन कर लो, तो जब कॉमन करेंगे तो log 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 log 3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे n आगे आया तो इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log 3 की पावर 3। तो बात तो भाई ये 3 आगे आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, log 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों साइडें आपकी क्या हो गई, बराबर हो जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित करें। आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है शेयर, भागीदार, लाभांश, कह रहे शेयर का वास्तविक मूल्य और बाजारी मूल्य। तो देखो शेयर क्या होते हैं, किसी कंपनी की पूंजी का छोटा हिस्सा, कह रहे जिसे खरीदा जा सकता है उसे हम लोग शेयर बोलते हैं। देखो कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी को मान के चलो 1000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। अब 1000 रुपये कोई एक व्यक्ति तो दे नहीं सकता है ना, तो क्या करेगी कंपनी, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। मान के चलो इसको 100 भागों में तोड़ दिया, कितने भागों में तोड़ दिया, 100 भागों में तोड़ दिया। अब 1000 रुपये को 100 शेयर बना दी, कितने शेयर बना दी, 100 शेयर, तो एक शेयर का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। अब शेयर कितने हैं, 100 शेयर हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, तो ये जो टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े, इन्हीं को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि जो अमाउंट उसे चाहिए उसको जितने भागों में तोड़ती है उसको बोला जाता है शेयर। जैसे 1000 रुपये चाहिए, उसको 1000 रुपये की जरूरत है, तो उसने कितने भागों में तोड़ दिया, 100 भागों में तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक शेयर की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये होगी, ठीक है। अब एक शेयर 10 रुपये का है, अब जिसको जितने की ज़रूरत है उतने शेयर खरीद सकता है। तो ये होता है हिस्सा, कह रहे हैं ना, कंपनी को पूंजी का छोटा हिस्सा, कह रहे जिसे खरीदा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। कह रहे भागीदार, कह रहे वह व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीदता उसे कह रहे शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर या भागीदार बोला जाता है, ठीक है। लाभांश क्या होता है, कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए मुनाफे का हिस्सा होता है। जैसे कंपनी का मुनाफा हुआ वो क्या करता है, शेयर धारकों को देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं, ठीक है। कह रहे शेयर का वास्तविक मूल्य, कह रहे कि जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कितने रुपए के, ठीक है, हिस्से बनाए थे, 1000 रुपये के, तो यहाँ पे शेयर का वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपये। कह रहे कि जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। कह रहे बाजारी मूल्य, कह रहे बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य कहते हैं। अब बाजार में शेयर की कीमत जो भी रहेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाजारी मूल्य कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED 3rd सेमेस्टर का मैथ देखा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।